इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिलेगी प्लेटो के दार्शनिक राज्य और उसके दार्शनिक राजा के विषय के बारे में। फोस्टर के अनुसार प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में सर्वाधिक मौलिक धारणा दार्शनिक राजाओं का शासन है। तत्कालीन एथेंस के कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण संभवतः प्लेटो राजनीति में प्रवेश करने का इच्छुक था, किंतु उसने तत्कालीन राजनीतिक समाज की जो बुराइयां देखी उससे वह राजनीति से विमुख हो गया और उसने स्वयं राजनीतिक जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा राजनीति से अलग रहते हुए राजनीतिक जीवन की बुराइयों को दूर करने के उपायों पर विचार किया। पर्याप्त मनन के बाद उसने इस विचार को अपनाया कि सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के द्वारा ही शासन की इन बुराइयों का उपचार हो सकता है। अपने इस विचार का प्रतिपादन करते हुए उसने रिपब्लिक में लिखा है, हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक कि दार्शनिक राजा ना होंगे या इस संसार के नरेशों और युवराजों में दर्शन की भावना और सत्ता न होगी। इस संबंध में प्लेटो की विचारधारा सुकरात के इस विश्वास पर आधारित है कि दर्शन ही आत्मा की देखभाल की कला है। यद्यपि प्लेटो सामान्यतया एक ही दार्शनिक राजा का शासन स्थापित करने के पक्ष में है, किंतु उसका विचार है कि यदि किसी राज्य में दार्शनिक राजा के समान ही शिक्षा, चरित्र की श्रेष्ठता और दूरदर्शिता से संपन्न व्यक्ति हो तो दार्शनिक राजा को इनके साथ मिलकर शासन का संचालन करना चाहिए। प्लेटो का दार्शनिक शासक राज्य के हितों के साथ स्वयं अपने हितों का पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लेता है। उसके अपने कोई हित नहीं होते और वह संपूर्ण समुदाय के हितों को ही दृष्टि में रखता है। उसमें तृष्णा तथा इंद्रियक विषयों को भोगने की लालसा नहीं होती। उसमें श्रेष्ठ आत्मा के सभी गुण होते हैं। वह सत्य का अन्वेषक है और तब तक अपना प्रयत्न जारी रखता है जब तक कि उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। वह सत्यम, शिवम और सुंदरम का मूर्तिमान स्वरूप होता है। प्लेटो का दार्शनिक शासक और उसकी निरंकुशता उसकी आधारभूत मान्यताओं का स्वाभाविक और न्यायसंगत परिणाम है। यदि हम उसकी इन मान्यताओं को मान ले कि पहला, ज्ञान और धर्म पर्यायवाची शब्द है, नॉलेज इज वर्च्यू, और दूसरा वास्तविक अथवा वैज्ञानिक ज्ञान तथा कोरा विश्वास या मत अलग अलग चीज़ें हैं और प्रथम द्वितीय से श्रेष्ठ है, तो रिपब्लिक का सारा भवन जिसके शिखर पर एक निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक स्थित है हमें पूर्णतया तर्कपूर्ण और न्याय संगत प्रतीत होगा। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस की भांति प्लेटो की भी धारणा थी कि दार्शनिक राजा के शासन में कानून की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कन्फ्यूशियस ने लिखा है कि जहाँ राजा सद्गुणी है वहाँ कानून अनावश्यक है और जहाँ राजा सद्गुणी नहीं है वहाँ कानून निरर्थक है। विशुद्ध और निरपेक्ष तत्व ज्ञान को आप लिखित कानून के अधीन नहीं कर सकते, जो परंपरागत होने के कारण सदा सापेक्षित होता है और जिसका औचित्य कभी भी असंदिग्ध नहीं हो सकता। इस संबंध में बार्कर का यह कथन पूर्णतया सत्य है कि दार्शनिक राजा प्लेटोवादी राज्य रचना की समस्त पद्धति का न्याय संगत परिणाम है। वह कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित दार्शनिकों के शासन की एक विशेषता यह है कि दार्शनिक शासक या शासकों को शासन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है। वे कानून, परंपरा या जनमत के अधीन नहीं हैं, लेकिन दार्शनिक शासक की यह निरंकुशता असीमित नहीं है। वह संविधान के मूल प्रबंधों से स्वतंत्र नहीं है। इसके साथ ही प्लेटो ने अपने दार्शनिक शासक को विशेष रूप से निम्नलिखित 4 नियमों के पालन हेतु बाध्य बताया है। पहला, दार्शनिक शासक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राज्य में धन और संपत्ति की असमानताएं बहुत अधिक विषम न हो जाए, क्योंकि इससे अनेक प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरा, दार्शनिक शासक द्वारा राज्य का आकार इतना ही बनाए रखा जाना चाहिए कि राज्य की एकता और आत्मनिर्भरता बनी रहे। तीसरा, उन्हें न्याय की ऐसी व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करता रहे। चौथा, शासक के द्वारा राज्य की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। दार्शनिक शासकों के संबंध में विशेष बात यह है कि
उनका जीवन भोग का नहीं वरन त्याग और समर्पण का जीवन है। यद्यपि उन्हें राजनीतिक शक्ति प्राप्त होगी, किंतु उनके अपने व्यक्तिगत हित, संपत्ति या परिवार नहीं होगा। चलिए जानते हैं प्लेटो का आदर्श राज्य कैसा है। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है। आदर्श राज्य के स्वरूप का निर्धारण करने में उसने केवल इस दृष्टि से ही विचार किया है कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, और उसने इस बात को ध्यान में नहीं रखा है कि क्या विद्यमान राज्य आदर्श की इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए वस्तुतः यह एक नितांत गौण प्रश्न है। प्लेटो के आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषताएं, पहली विशेषता है दार्शनिकों का शासन। प्लेटो के आदर्श राज्य की सर्व प्रमुख विशेषता दार्शनिकों का शासन है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक राज्य के हितों के साथ स्वयं अपने हितों का पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लेता है और समुदाय के हितों की पूर्ति करना अपना सर्व प्रमुख तथा एकमात्र कर्तव्य समझता है। वह सत्य का अनवरत अन्वेषक होता है और उसमें एक श्रेष्ठ आत्मा के सभी लक्षण होते हैं। निरंकुशता, असीमित नहीं। प्लेटो के आदर्श राज्य की दूसरी विशेषता है निरंकुशता, असीमित नहीं। प्लेटो के आदर्श राज्य में शासक वर्ग को असीमित निरंकुशता प्राप्त नहीं है। यद्यपि दार्शनिक शासक पर लिखित कानून या जनमत का नियंत्रण नहीं है, लेकिन इस कारण इसे असीमित निरंकुशता नहीं कहा जा सकता। वह यूनानी साहित्य के प्रचलित अर्थों में स्वेच्छाचारी शासक नहीं है। दार्शनिक राजा इस बात के लिए बाध्य है कि वह संविधान के मूल प्रबंधों का पालन करे। प्लेटो के आदर्श राज्य की तीसरी विशेषता है आदर्श राज्य में न्याय। प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय पर आधारित है। न्याय ही राज्य की एकता को बनाए रखने वाला सूत्र है। प्लेटो का कहना है कि समाज तथा राज्य समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। प्लेटो का आदर्श राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करता है। प्लेटो के आदर्श राज्य की चौथी विशेषता है नागरिकों के 3 वर्ग। आदर्श राज्य के समस्त नागरिकों को 3 वर्गों में बांटा गया है। शासक वर्ग यानी कि दार्शनिक राजा का वर्ग, दूसरा है सैनिक वर्ग और तीसरा है उत्पादक वर्ग। ये वर्ग अपना विशेष कार्य करते हैं। दार्शनिक वर्ग राजनीतिज्ञता के कार्य से संबंधित है, सैनिक वर्ग राज्य की रक्षा के कार्य से संबंधित है और उत्पादक वर्ग श्रमिकों, कृषकों आदि के उपवर्गों में विभाजित होकर उत्पादन कार्यों में लगा हुआ है। प्लेटो ने प्रथम 2 वर्गों शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को उच्च वर्ग तथा अभिभावक वर्ग का नाम दिया है। 5वीं विशेषता, प्लेटो के आदर्श राज्य की 5वीं विशेषता है कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत। प्लेटो के आदर्श राज्य में कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत लागू है। प्रत्येक व्यक्ति केवल उन्हीं कार्यों का संपादन करता है जिन्हें करने के लिए वह सर्वाधिक योग्य है। प्लेटो के आदर्श राज्य की 6ठी विशेषता है शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण। प्लेटो के आदर्श राज्य में शिक्षा शासकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। प्लेटो का विचार है कि शिक्षा राज्य की प्रकृति और आवश्यकताओं के अनुकूल हो। इसके लिए शिक्षा राज्य द्वारा सुनियोजित और नियंत्रित होनी चाहिए। प्लेटो के आदर्श राज्य की 7वीं विशेषता है कुरुचिपूर्ण कला तथा साहित्य पर प्रतिबंध। प्लेटो के आदर्श राज्य में कला और साहित्य पर पर्याप्त नियंत्रण की व्यवस्था है। यह व्यवस्था इस उद्देश्य से है कि अनैतिक प्रभाव उत्पन्न करने वाली कोई भी वस्तु नवयुवक वर्ग के हाथों में ना पड़ जाए। उसका विचार है कि केवल श्रेष्ठ साहित्य और कलाएं ही प्रकाश में आनी चाहिए। प्लेटो के आदर्श राज्य की 8वीं विशेषता है आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था। प्लेटो के आदर्श राज्य में अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद की व्यवस्था की गई है। शासक और सैनिक वर्ग की ना तो अपनी कोई संपत्ति होती है और न ही परिवार। प्लेटो का विचार है कि साम्यवादी व्यवस्था ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है जिनमें अभिभावक वर्ग अपने कर्तव्यों का श्रेष्ठतापूर्वक संपादन कर सके। प्लेटो के आदर्श राज्य की 9वीं विशेषता है नर नारियों को समान अधिकार। आदर्श राज्य में प्लेटो नारियों को घर की 4 दीवारी से बाहर निकालकर उन्हें शिक्षा, जीवन यापन, शासन आदि जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुष के समान अधिकार प्रदान करता है। प्लेटो के आदर्श राज्य की 10वीं विशेषता है सर्वाधिकारवादी राज्य।
प्लेटो का आदर्श राज्य अपनी प्रकृति में सर्वाधिकारवादी है, क्योंकि वह व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। प्लेटो की आदर्श राज्य संबंधी धारणा को व्यक्त करते हुए वे पर लिखते हैं कि उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण आदर्श राज्य के अपरिहार्य तत्व हैं। आदर्श राज्य की योजना के दोष। प्लेटो के आदर्श राज्य को एक ऐसा स्वप्न लोकीय राज्य कहा जाता है जिसकी स्थापना पृथ्वी पर संभव नहीं है। उसके द्वारा प्रस्तावित आदर्श राज्य की योजना की प्रमुख रूप से जो आलोचनाएं की जा सकती है वे इस प्रकार है। प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना। पहला, स्वतंत्रता का निषेध। प्लेटो का आदर्श राज्य व्यक्तियों को आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है। वह इतना नियंत्रणकारी है कि इसमें व्यक्तियों की सभी प्रवृत्तियों का विकास संभव नहीं है। प्लेटो का आदर्श राज्य एक सर्वाधिकारवादी राज्य है और यह अपने स्वभाव से ही मानवीय स्वतंत्रता के हित में नहीं हो सकता है। दूसरा, कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति अनुचित। प्लेटो के आदर्श राज्य का एक प्रमुख आधार कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति या न्याय है। कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति या न्याय के आधार पर मानवीय व्यक्तित्व का एक विशेष पक्ष ही विकसित हो पाता है और शेष व्यक्तित्व अप्रभावित रहता है। हम ये कह सकते हैं कि प्लेटोवादी आदर्श राज्य में मानवीय व्यक्तित्व के सभी पक्षों के विकास की संभावना नहीं है। तीसरा, व्यक्ति और राज्य की समानता को अत्यधिक महत्व। प्लेटो ने अपनी आदर्श राज्य की धारणा में राज्य और व्यक्ति की समानता को अत्यधिक और अनुचित महत्व दिया है। मानवीय आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर राज्य के नागरिकों को 3 वर्गों में बांटना वस्तु स्थिति से निश्चित रूप में भिन्न और अव्यवहारिक है। व्यक्ति और राज्य में इस प्रकार की समानताओं के निरूपण से अनेक शंकाएं उत्पन्न होती हैं। चौथी आलोचना है उत्पादक वर्ग की नितांत उपेक्षा। प्लेटोवादी आदर्श राज्य की आलोचना का एक प्रमुख आधार यह है कि इसमें उत्पादक वर्ग की नितांत अपेक्षा की गई है। वह अन्य दोनों वर्गों के समान इनके लिए ना तो विशेष शिक्षा की व्यवस्था करता है और न ही सामाजिक ढांचे में उनको महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करता है। उत्पादक वर्ग की यह शोचनीय उपेक्षा राज्य के अस्तित्व को ही नष्ट करने वाली है। प्लेटो इस बात को स्वीकार करता है कि निम्न वर्ग में उत्पन्न व्यक्तियों को अपनी योग्यता के आधार पर उच्च वर्ग में सम्मिलित होने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन प्लेटो इस कार्य को संभव बनाने हेतु उत्पादक वर्ग के लिए समुचित शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था नहीं करता है। शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता। प्लेटो के आदर्श राज्य में कानूनों और नियमों का पूर्ण अभाव है और इसमें दार्शनिकों को निरंकुश सत्ता सौंप दी गई है, जिसे किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। इन व्यक्तियों को शिक्षा द्वारा चाहे कितना ही विवेकशील और बीत रागी क्यों न बना दिया गया हो, अनियंत्रित शक्ति पा जाने पर मानवीय स्वभाव के अनुसार इसमें दोष आ जाना नितांत स्वाभाविक है। इसी आधार पर बार्कर ने प्लेटो के आदर्श राज्य को प्रबुद्ध निरंकुशवाद एनलाइटेंड टिरानी की संज्ञा दी है। शासन के लिए आवश्यक तत्वों की उपेक्षा। प्लेटो ने आदर्श राज्य में शासन के लिए आवश्यक अनेक तत्वों की घोर उपेक्षा की है। उनके द्वारा कानूनों, सरकारी पदाधिकारियों की नियुक्ति, न्यायालयों का प्रबंध और अपराधियों को दंड देने की व्यवस्था का कोई वर्णन नहीं किया गया है। इन तत्वों की उचित व्यवस्था के बिना एक आदर्श राज्य का कार्य संचालन कठिन ही प्रतीत होता है। दास प्रथा के संबंध में मौन। आदर्श राज्य की धारणा का एक बड़ा दोष प्लेटो का तत्कालीन समाज के प्रमुख लक्षण दास प्रथा के संबंध में मौन रहना है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्लेटो ने इसे अपनी मौन स्वीकृति प्रदान कर दी है। अरस्तु द्वारा आलोचना। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में प्लेटो के आदर्श राज्य की धारणा की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की है। पहला, प्लेटो की साम्यवादी योजना मानवीय प्रकृति के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। दूसरा, प्लेटो का राज्य में पूर्ण एकता का विचार राज्य के लिए विनाशकारक है, क्योंकि राज्य की प्रकृति का मूल तत्व ही बहुलता है। तीसरा, प्लेटो अपने आदर्श राज्य में निम्न वर्गों की बिल्कुल उपेक्षा करता है, जो कि राज्य की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है। प्लेटो की यह उपेक्षा समाज को 2 परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित कर सकती है।
क्या प्लेटो का आदर्श राज्य काल्पनिक है? आदर्श राज्य की धारणा का महत्व। उपयुक्त आलोचनाओं के अतिरिक्त प्लेटो के आदर्श राज्य पर सबसे बड़ा आक्षेप यह किया जाता है कि प्लेटो स्वप्न दृष्टा था और उसकी रिपब्लिक में वर्णित राज्य ऐसा स्वप्न लोकीय है जिसकी इस पृथ्वी पर कहीं भी सत्ता नहीं है। स्वयं प्लेटो ने स्वीकार किया है कि साम्यवाद और दार्शनिकों के शासन पर आधारित आदर्श राज्य की क्रियान्विति सरल नहीं है, किंतु इसके बावजूद प्लेटो के आदर्श राज्य को मात्र काल्पनिक नहीं कहा जा सकता। बार्कर के विचार अनुसार रिपब्लिक में राज्यों के रोग का निदान और उपचार दोनों ही केवल किन्हीं पहले से कल्पित दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर निश्चित नहीं किए गए हैं, वरन यूनानी जीवन के तथ्यों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। बार्कर के इस कथन की पुष्टि के निम्न आधार है। प्रथम, रिपब्लिक वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित है। रिपब्लिक की 8वीं तथा 9वीं पुस्तक में तत्कालीन यूनान की शासन प्रणालियों, स्पार्टा के वर्गतंत्र, ओलिगार्की और कृतितंत्र, टिमोक्रेसी, एथेंस के लोकतंत्र और सिराक्यूज की निरंकुश शासन, टिरैनी का उल्लेख है। प्लेटो की दृष्टि में ये सभी विकृत शासन प्रणालियां हैं क्योंकि इसमें विवेक पर अज्ञान और वासना के तत्वों की प्रधानता है। प्लेटो इन तत्कालीन राज्यों के रोग का निदान भी बतलाता है। प्लेटो के अनुसार वह निदान यह है कि शासन में विवेक या विशुद्ध बुद्धि, रीजन को सर्वोच्च स्थान दिया जाए और एक नवीन शिक्षा पद्धति तथा साम्यवाद की प्रणाली द्वारा वासना, एपेटाइट और उत्साह, स्पिरिट को विवेक द्वारा नियंत्रित किया जाए। इस प्रकार उसने वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर शासन के रोगों का निदान प्रस्तुत किया है। 7वीं पुस्तक में बतलाई गई विभिन्न विषयों की शिक्षा उसकी अकादमी में वास्तव में दी जाती थी। उसके साम्यवाद की प्रणाली भी स्पार्टा तथा अन्य राज्यों में बहुत कुछ अंशों में पाई जाती थी। द्वितीय, प्लेटो को मात्र कल्पनावादी न कहने का आधार यह है कि प्लेटो ने तत्कालीन राजनीति की बुराइयों को स्वयं देखा, अनुभव किया, वह भोगा था तथा इस स्थिति में क्रियात्मक सुधार करने की तीव्र इच्छा रखता था। उसकी व्यवहारिकता इस बात से स्पष्ट है कि उसने अपनी साम्यवाद की योजना सभी राज्यवासियों पर लागू करने के बजाय शासक वर्ग तथा सैनिक वर्ग तक ही सीमित रखी है। अपने आदर्श राज्य के संबंध में प्लेटो भले ही आदर्शवादी या चाहे कुछ कल्पनावादी भी रहा हो, किंतु उसका यह आदर्श ऐसा है जिसकी व्यवहारिक जीवन में पथ प्रदर्शन के लिए आवश्यकता होती है और जिसका पश्चिम के राजनीतिक जीवन पर वस्तुतः गहरा प्रभाव पड़ा है। प्लेटो ने रिपब्लिक की 9वीं पुस्तक के अंत में लिखा है, मेरे विचार में पृथ्वी पर तो ऐसा नगर कहीं भी नहीं है। इसका नमूना स्वर्गलोक में स्थित है। इस समय इसकी सत्ता है या नहीं, इन बातों से इसमें कुछ अंतर नहीं पड़ता। प्लेटो की रचनाएं स्टेट्समैन या पॉलिटिक्स और लॉज। प्लेटो की सबसे प्रमुख रचना रिपब्लिक ही है। प्लेटो मूलतः एक आदर्शवादी विचारक है और उसने अपने इस आदर्शवाद का प्रतिपादन रिपब्लिक में किया है। प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना लगभग 40 वर्ष की आयु में की थी, लेकिन अपने जीवन के उत्तरार्ध में संभवतः उसने यह अनुभव किया कि इस आदर्श राज्य की स्थापना संभवतः पृथ्वी पर कहीं भी संभव नहीं है। अतः वह अपने जीवन के उत्तरार्ध की राजनीतिक रचनाओं स्टेट्समैन और लॉज में एक यथार्थवादी विचारक के रूप में सामने आता है। रिपब्लिक और लॉज में सबसे प्रमुख अंतर यह है कि रिपब्लिक में प्लेटो ने साक्षात विवेक के प्रतिरूप दार्शनिक राजा के असीमित शासन का प्रतिपादन किया है। इस आदर्श राज्य में विधि की सर्वोच्चता को अस्वीकार करते हुए दार्शनिक राजा की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया गया है। लेकिन स्टेट्समैन और उससे आगे चलकर प्रमुख रूप से लॉज में मानवीय अपूर्णताओं को दृष्टि में रखते हुए विधि की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। प्लेटो रिपब्लिक में अतिवादी है, लॉज में मध्यम मार्गी। प्लेटो के प्रमुख शिष्य अरस्तु पर लॉज का ही प्रभाव पड़ा है, रिपब्लिक का नहीं। लेकिन इस संपूर्ण प्रसंग में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्लेटो यथार्थवादी
मार्ग अर्थात राज्य में विधि की सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन आधे अधूरे मन से ही कर पाया है। यथार्थवाद के मार्ग पर चलते हुए भी उसकी दृष्टि तो आदर्शवाद और रिपब्लिक में प्रतिपादित आदर्श राज्य पर ही टिकी हुई है। इस प्रकार प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का प्रतिपादन रिपब्लिक में किया है और उप आदर्श राज्य का प्रतिपादन स्टेट्समैन और प्रमुखतया लॉज में। प्लेटो मूलतः एक आदर्शवादी विचारक है और उसे इसी रूप में जाना जाता रहेगा। राजनीतिक चिंतन में प्लेटो की कीर्ति रिपब्लिक और उसके इस आदर्शवादी चिंतन के कारण ही है।